बोर्ड एग्जाम्स की डेट ऑलरेडी आ चुकी है और आप सभी को अब अपनी तैयारियां बहुत तेजी के साथ शुरू कर देनी चाहिए। आपके फास्ट रिवीजन के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 का एक वन शॉट वीडियो भी बनाया। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, ये वीडियो वहां पर पड़ा हुआ है और आप इसे देखिए। बहुत ही लंबा वीडियो नहीं बनाया गया है, बहुत ही छोटा वीडियो बनाया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाई गई हैं। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपके टोटल एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं दे आर टू मच इम्पोर्टेंट। वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें आपको लगाना ही लगाना है। वहां पर कोई आपके सामने ऐसा ऑप्शन नहीं कि आप उन्हें नहीं लगाओ। मैं ऐसा बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप समझ लो अगर आपने एनसीईआरटी लगाई है तो पूरा पेपर आउट है। और इस बात को मैंने आपको पूरा प्रूफ करके डिटेल में एक वीडियो बनाया था कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एक स्ट्रेट वायर लिया है, स्ट्रेट वायर में क्या पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। चलिए इसमें जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद होगा कि वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक था थंब रूल, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ना। और थंब रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर लो तो आपकी जो फिंगर का पैटर्न है, द फिंगर पैटर्न्स, और ये राइट हैंड का थंब है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट हैंड थंब रूल है ये आपका। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या है आपका, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो फिंगर की पैटर्न होगी, जो उंगलियों का पैटर्न होगा, वो आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर उंगलियों का पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड बताता है तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को कर दे रहा हूँ इस तरफ। तो आप यहाँ पे देख लो, ये है करंट की डायरेक्शन। और अगर उंगलियों का पैटर्न आपको मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो क्या उंगलियां ऐसे हुई क्या, सर्कुलर शेप में है क्या? बिल्कुल, आप भी यही कहोगे कि सर जो हमारी फिंगर्स बेंड हुई हैं वो सर्कुलर शेप में। अगर वो सर्कुलर शेप में है, पहली बात तो मैं इसे लिख दूं राइट हैंड थंब रूल ना, इसे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। क्या परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा आपसे कह रहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। पैरेलल है क्या? नहीं, पैरेलल भी नहीं है। तीसरा आपसे क्या कह रहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर। नहीं, ऐसा भी नहीं है, वायर से ओरिजिनेट तो नहीं हो रहा है। और आपसे लास्ट ऑप्शन कह रहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। जो ये आपसे लिखा हुआ है कंसेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब होता है कि इन सभी सर्कल का एक ही सेंटर होगा। और इसमें क्या बोला है कि वायर पर ये सेंटर्ड है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ये सारे क्या है, एक सर्कल है जिनका एक ही सेंटर है। बहुत सारे सर्कल हैं जिनका एक ही सेंटर है, वो सेंटर कहाँ पर है, वायर पे। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आपका क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 आपसे क्या कह रहा है, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी चेंज द फ्लक्स, जब भी कभी हम किसी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स को चेंज करते हैं तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट जनरेट होती है। उसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, क्या चार्ज करने की है? नहीं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, क्या प्रोसेस है जनरेट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोसेस करने का, ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने का प्रोसेस है? बिल्कुल नहीं। तीसरा आपसे कह रहा है प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक एंड द कॉइल। हाँ, ये सही लग रहा है हमें। और चौथा आपसे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए जब भी इंडक्शन आ जाता है तो क्या मोटर होता है कि जनरेटर होता है? जनरेटर होता है। तो लास्ट ऑप्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसीजर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट करंट। अच्छा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए कौन सा लॉ था, बताइए सभी लोग, करंट की डायरेक्शन को बताने वाला लॉ कौन सा था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल? डायरेक्शन बताने के लिए था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मोटर में अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी हो तो वहां पर आपका लगता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा द डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है? जनरेटर, हाँ बिल्कुल होती है। गैल्वेनोमीटर, नहीं। अमीटर, ये तो मेजर करता है। मोटर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये घूमना चालू कर देगा, जैसे आपके घरों का फैन है, कूलर है,
या फिर आपके पास होगा ना मिक्सर ग्राइंडर होता है जिससे आप मसाले पीसते हो या फिर फलों के जूस बनाते हो, तो वहां पर मोटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है, आपको ये पूछना है। आपको एसी पता है, एसी मैंने आपको बताया था एक ऐसी करंट होती है जो चेंज होती रहती है, और डीसी कुछ ऐसा होता है जो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। घरों में किस चीज की सप्लाई होती है, एसी की डीसी? बिल्कुल सही, एसी की सप्लाई होती है। डीसी कहाँ पे होता है, तो बैटरीज में हमारी डीसी होती है। चलिए इन दोनों में अंतर पूछा, किसमें, जनरेटर में। तो इसका मैंने आप लोग को डायग्राम दिखाया हुआ था, उस डायग्राम में अगर आपको याद होगा तो मैं केवल एक ही अंतर आपसे बताया था कि डीसी और एसी में एक ही अंतर होगा, जब ये आर्मेचर आपका ज्वाइंट होता है तो डीसी के लिए क्या लगाना होता है, कम्यूटेटर लगाना होता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हर टाइम हमें बदलनी होती है। तो एक कम्यूटेटर लगा होता है किसके लिए, डीसी के लिए ना। ये है आपका डीसी जनरेटर। और अगर आप एसी की बात कर रहे हैं तो एसी में आपके क्या लगे होते हैं, रिंग्स लगे होते हैं जो पूरे रोटेट होते हैं। तो एक वायर के लिए अलग रिंग, दूसरे वायर के लिए अलग रिंग। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। एसी जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट तो नहीं होता है बिल्कुल। डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, ऐसा कुछ नहीं है। एसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, ऐसा भी कुछ नहीं है। एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स, हाँ बिल्कुल सही। डीसी जनरेटर हैज अ कम्यूटेटर, हाँ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, देखिए शॉर्ट सर्किट कब होता है, अगर मान लीजिए कि आपकी दो वायर होती है, एक आपका मेन वायर होता है और एक आपकी क्या होती है, न्यूट्रल वायर होती है ना। तो अगर आपकी मेन वायर या फिर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाए, बहुत से प्रोसीजर हो सकते हैं। हो सकता है डिवाइस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि दो वायर आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या फिर आपने देखा ना केबल के थ्रू वायर आती है तो उसकी जो ऊपर की, तो आप कह सकते हो सीलिंग है या फिर ऊपर का जो उसका लेयर है, वो लेयर अपने आप कट जाए और वो दोनों एक दूसरे को टच कर लें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। करंट अचानक से बहुत बढ़ जाती है, और अचानक से जब बढ़ जाती है तो उसी को आप नाम देते हो शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से ही बचने के लिए हम लोग अपने घरों में फ्यूज लगाते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो अगर ऐसा हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट तो करंट क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया ना, करंट बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो इंक्रीज हैवीली। और ये आपसे 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन में सेम टू सेम आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर शॉर्ट सर्किट हो रही है तो करंट क्या होगा, बढ़ेगी, घटेगी, जीरो रहेगी या अनचेंज रहेगी। चलिए नेक्स्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ऐसा लगता है आपको, नहीं, ये इलेक्ट्रिक से मैकेनिक बनाता है ना, ये तो घूमने का काम करता है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जनरेटर है तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है आपका। तीसरा, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल। लॉन्ग सर्कुलर कॉइल आपका ऐसा होगा, इसके सेंटर पे फील्ड आपसे पूछ रहा है, विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। बिल्कुल देखिए ये ऐसा है ना, और बहुत लॉन्ग है तो यहाँ पे ये अंदर जा रहा है, यहाँ से भी ये अंदर आ रहा है ना, तो अगर हम लोग इसके सेंटर पे बात करें तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब अगर कुछ बच्चों का ऐसा लग रहा है सर ये सर्कुलर है तो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, अगर उन्होंने लॉन्ग ना कहा होता तो मैं फॉल्स कहता स्टेटमेंट। अगर आप अर्थ को सोचो तो अर्थ भी सर्कुलर है, लेकिन इसका जो इस आपको सरफेस दिखता है वो कैसा दिखता है, स्ट्रेट दिखता है ना। उसी तरह अगर लॉन्ग सर्कुलर कॉइल हो जाएगा तो उसका जो सर्कुलर फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, उसके अगर छोटे पोर्शन को आप देखोगे, एट सेंटर केवल देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दो लाइंस ऐसे जा रही हैं जो कि एक दूसरे की क्या है, पैरेलल। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, कोई डाउट नहीं। लास्ट स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। मोस्टली मुझे लगता है रेड से करते हैं ऐसा, तो मुझे नहीं लगता ये राइट स्टेटमेंट है, मेरे हिसाब से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप दो मेथड्स ऐसे बताओ जिनके थ्रू हम क्या कर सके, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करें। देखो एक तो पहला है कि हम कोई भी परमानेंट मैग्नेट रख दें, कोई भी क्या करें, परमानेंट मैग्नेट रख दें। परमानेंट मैग्नेट जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स ट्यूब मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट हम क्या कर दें वहां पर रख देंगे तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरा क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जैसे कि स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, या फिर आपका
हम लोग ले सकते हैं सोलेनॉइड ले लें ना, इनकी भी अपनी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट? सोलेनॉइड बिहेव मैग्नेट की तरह किस तरह बिहेव करता है? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट? चलिए, सोलेनॉइड हमेशा एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। अगर मैं सोलेनॉइड को ड्रॉ करूं तो सोलेनॉइड कुछ ऐसा होगा। देखिए, मैं आपको थ्योरी नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्वेश्चन क्या है। थ्योरी तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा प्रयास ये है कि आपको चीजें समझ में आए। कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि कंटेंट की कमी है। आप देखोगे आपके पास गाइड्स होती हैं, बुक्स होती हैं, तो कंटेंट की कमी नहीं है आपके पास, चीजों को समझने की कमी। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो देखिए यहाँ पर करंट कैसे जा रही है, करंट कुछ ऐसे जा रही है। जैसे ही करंट यहाँ पे जाएगी, करंट हो जाएगी क्लॉकवाइज। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था ना, क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, साउथ। जहां पर करंट क्लॉकवाइज होगी वहां पर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। और जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी वहां पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ये मैंने आपको क्लॉक रूल बताया था, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पर बन जाएगा साउथ पोल, यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ पोल। और अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके लिए जो फील्ड हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे आएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे आ जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। तो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे जा रही है, और इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो रहा है, साउथ से निकल के नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखिए, अब अगर बार मैग्नेट की हेल्प से करना है तो बार मैग्नेट कुछ ऐसा होता है, इसका भी अपना नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। अब अगर आप इस नॉर्थ वाले को इसके पास ले जाओगे और ये इसको रिपल करा, अगर इसने इसको रिपल करा तो आप समझ जाओगे कि ये साउथ पोल है। और दूसरी जगह पे अगर आप यहाँ पर ले जाओगे नॉर्थ पोल को, माफ करिएगा, अगर आप इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को यहाँ पर ले जाओगे और इसने इसको अट्रैक्ट, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे यहाँ पर साउथ पोल है। और सिमिलरली अगर आप इसी बार मैग्नेट को यहाँ पर ले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, नॉर्थ। तो हाँ, यस, आप बार मैग्नेट को यूज करके करंट कैरिंग सोलेनॉइड का साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल्स पता लगा सकते हो। और ये जो सोलेनॉइड है ये बिहेव कर रहा है एज अ बार मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट? आपसे पूछ रहा है कि कब ऐसा होगा कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा। चलिए इस बात को समझते हैं। अगर मैं इसको आपको डायरेक्टली समझाऊं तो एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई बी एल। ये फॉर्मूला शायद मैंने आपको दिया था। इसी फॉर्मूला में देख लीजिए, F इज इक्वल टू आई बी एल, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम यहाँ पे लगा दे साइन थीटा, तो जब साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, मतलब वायर की लेंथ के बीच का एंगल है। तो अगर ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड बी, कुछ ऐसे, और हमने वायर रख दिया है कुछ ऐसा, तो इनके बीच का जो ये एंगल है ये दिस इज थीटा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनमें जो फोर्स लगने वाला फोर्स होगा वो तभी मैक्सिमम होगा जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और अगर इससे कोई भी छोटा एंगल आप ले सकते हैं तो उसके लिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन द वायर इज perpendicular to the magnetic field, then the force experienced by the current carrying conductor is actually largest। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में आपसे पूछ रहा है कि इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर with your back to a one wall, an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? चलिए इसे ड्रॉ करते हैं, बिना ड्रॉ किए समझ नहीं आएगा। मैं समझ लेता हूं कि मैं यहाँ पर इस तरफ फेस करके बैठा हूं, तो ये मेरी हो गई बैक वॉल और ये मेरी हो गई फ्रंट। एक इलेक्ट्रॉन की बीम यहां से निकल रही है, ये बीम ऐसे सीधे जाएगी, ऐसे सीधे जा रही, लेकिन क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा जिसके कारण ये राइट साइड में मुड़ गया, तो ये राइट कॉर्नर में जा रहा है, कुछ ऐसा। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे होगी, देखिए, क्या इस पर हर एक टाइम इस इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, फोर्स इस डायरेक्शन में है,
इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। फिर से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है। तभी तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ ऐसा। अब यहाँ पर आपको लगता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपसे कहता है ये फादर मदर चाइल्ड, तीन है ना। देखिए फादर मदर चाइल्ड, सी फॉर करंट, करंट की डायरेक्शन, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्रंट की तरफ भाग रहा है तो करंट किसकी तरफ भाग रही है, पीछे की तरफ। तो करंट चली गई पीछे की तरफ, करंट कहाँ चली गई, पीछे की तरफ चली गई। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन क्या ऊपर है, नहीं, फोर्स की डायरेक्शन है आपके राइट साइड, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। देखिए करंट, करंट का जो ये वाली फिंगर है, आप देखिए ये वाली जो फिंगर है मेरी तरफ पॉइंट है, तो मेरी तरफ पॉइंट है मतलब ये मेरी तरफ आ रही है, बैक वॉल की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन आपकी राइट वॉल की तरफ हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या नीचे डाउनवर्ड शो कर रहा है। अगर ये डाउनवर्ड शो कर रहा है तो ये अप टू डाउन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स। देखिए अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को एज्यूम कर लोगे इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो आप पा जाओगे कुछ ऐसा कि करंट जा रही है सामने, फोर्स है इस डायरेक्शन में, तो फील्ड होना चाहिए ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का नहीं होता ये होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। सी फॉर मैंने आपको बताया है चाइल्ड, और चाइल्ड है करंट। करंट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट हमेशा उसके अपोजिट। इसीलिए मैंने इसको अपनी तरफ लिया है, ना कर की फ्रंट बॉल की तरफ लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमसे पूछ रहा है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपको बताया स्प्लिट रिंग किस में होती है, एसी मोटर में होती है, क्योंकि वहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। और अगर आप इसकी बात करते हो तो मुझे लगता है एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप इसकी थ्योरी किसी भी बुक में इजीली पा जाओगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। आपसे एग्जाम में लॉन्ग में आपसे ये पूछा जाता है 6 मार्क्स का, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट भी है। इसकी थ्योरी हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैं आपके लिए लिख के लाऊंगा, उसे आप देखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम सम डिवाइसेस विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। देखिए कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, जहाँ या डीवीडी कह लीजिए आप, जहाँ पर आप एक कैसेट डालते हो, वहां पे वो जो डिस्क अंदर बाहर कर रही है वहां पर मोटर यूज हो रहा है। इवन आपने पीछे देखे होंगे छोटे छोटे विंग्स लगे होते हैं उसे कूल डाउन करने के लिए, तो वहां पर भी होता है। मिक्सचर में यूज होता है जिसमें आप बहुत सी चीजें मिक्स करते हो। फिर रोबोट्स में यूज होते हैं ना, रोबोट्स के हैंड्स को बनाने के लिए या इन चीजों को बनाने के लिए। फैन में यूज होते हैं, कूलर में यूज होते हैं, फैंस, कूलर्स, इवन वाटर मोटर्स। तो बहुत से ज्यादा है, बहुत बहुत है, आप कितने भी सोच सकते हो, बहुत ज्यादा है। और कहाँ पे आप लिख सकते हो, टॉयज में यूज होते हैं, टेलीविजन में यूज होते हैं, फिर व्हीकल्स में यूज होते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट व्हीकल्स आ जाती है ना, या आपने स्विच दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। पहले ऐसा होता था कि पहले किक से उसको स्टार्ट करना होता था, तो एक्चुअली वहां पे रोटेट ही करते हैं। अब क्या होता है, उस रोटेशन को एक मोटर के थ्रू कर देते हैं, आपके स्टार्टर मोटर के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। They are saying a coil is insulated of copper wire is connected to a galvanometer. What will happen if a bar magnet is pushed into the coil? The second, withdrawn from inside the coil and held stationary inside the coil. देखिए अगर आपके पास एक कॉपर वायर का कॉइल है, ठीक है, पहला पूछा, और इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कराया हुआ है, ठीक है, ऐसा हम बना देते हैं। What will happen if a bar magnet is pushed into, अगर कोई बार मैग्नेट को इसके अंदर ऐसे पुश कराया जाए। दूसरी कंडीशन, विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, इसे अंदर से बाहर लाए। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल, ठीक है, लेकिन क्या इस मैग्नेट की अपनी कुछ फील्ड लाइंस होगी, बिल्कुल सर इनकी अपनी फील्ड लाइंस होगी जो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही है। जब हम इन्हें अंदर की तरफ पुश करेंगे या फिर बाहर निकालेंगे, तो इनसे पास करने वाली फील्ड लाइंस कॉइल्स के कांटेक्ट में कम या ज्यादा होंगी। जैसे मान लो 10 लाइनें निकल रही थी, जब अंदर ले जाएंगे तो वो 10 कांटेक्ट में आएंगी, जब जैसे ही बाहर ले आएंगे तो वो 10 में से कुछ कम कांटेक्ट में आएंगी। तो ऐसा होने से फ्लक्स चेंज होता है,
और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इसका मतलब इंडक्शन हो रहा है, तो वो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो आपको गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखेगा। फिर तीसरा, अगर उसके अंदर छोड़ दें, हमने स्टेशनरी रख दिया तो कुछ नहीं होगा वहां। उसकी फील्ड लाइंस जितनी पास कर रही हैं उतनी ही पास करेंगी, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो लास्ट वाले सिचुएशन में नो इंडक्शन, यहां पर नो इंडक्शन, और रेस्ट ऑफ द टू सिचुएशन में इंडक्शन होगा, बिल्कुल होगा। जब अंदर करेंगे, अगर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर एक साइड में जा रहा है, जैसे ही बाहर करेंगे तो गैल्वेनोमीटर दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। Two circular coils A and B are placed close to each other. दो सर्कुलर कॉइल A और B एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। ये है A आपका, ये है B। करंट इन द कॉइल A, अच्छा रुकिए, मैंने थोड़ा गलत बना दिया। सर्कुलर कॉइल है ना, तो ऐसा बना देते हैं। यहाँ पर भी मुझे कुछ वैसा ही डायग्राम बनाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है आपका A और ये है आपका B। इफ द करंट इन अ कॉइल A इज चेंज, अच्छा देखिए, क्या A कुछ फील्ड जनरेट करता है? हाँ बिल्कुल जनरेट करता है। मैं ऐसा करंट सपोज कर ले रहा हूँ, इसमें ऐसी करंट फ्लो कर रही है, तो क्या A कुछ फील्ड डेवलप करता है? बिल्कुल करता है। अब अगर A कुछ फील्ड डेवलप कर रहा होगा तो ये फील्ड लाइंस क्या B से पास कर रही होंगी? बिल्कुल कर रही होंगी। अगर हम करंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही चेंज होता है। तो अगर आप A की करंट चेंज करते हो तो क्या B से कुछ इंडक्शन होगा? हाँ, यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि रीजन मैंने अभी आपको दिया ना, बिकॉज व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू अ कॉइल A, देन देयर इज सम magnetic field is produced by the coil. When we change the current, then the magnetic fields also changed. This generates a flux difference for the coil B, and according to the law of electromagnetic induction, if there is a flux change with any coil, then there is a induced EMF or induced current produced. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, पहला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो पहले के लिए तो आपको पता है थंब रूल है, थंब रूल भाई, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स थंब रूल। दूसरा क्या आपसे पूछ रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर तीसरा आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? करंट इंड्यूस्ड, अगर इंड्यूस्ड की बात आ गई तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कोई अंतर नहीं होता है लेफ्ट और राइट में, बस डायरेक्शन का अंतर बन जाता है। लेफ्ट से ऐसे बनाओगे, राइट से ऐसे बनाओगे, तो देखो करंट की डायरेक्शन ना अपोजिट हो रही है एक दूसरे के, यही अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूं तो ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉरी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए इसका लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है अगर आपको, ये हो गया नॉर्थ पोल ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर साउथ पोल ड्रॉ कर देते हैं। हम लोग एसी जनरेटर बनाते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, और यहाँ पर फिर ये ऐसे है। तो इसके लिए आपको क्या लगाएंगे? स्प्लिट रिंग्स लगे रहेंगे, स्प्लिट रिंग्स लगेंगे, क्योंकि आपकी एसी है। फिर एक यहाँ से, एक आपका ब्रूस के थ्रू वायर हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका ये गैल्वेनोमीटर, जो आपको बताएगा कि कौन सी करंट है। ठीक है, एक ये ऐसे आप सॉफ्ट दे दीजिए बीच में, जिसके अराउंड ये रोटेट कर सके। बन गया इसका डायग्राम। और ब्रूसेस का क्या फंक्शन होता है? तो स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होती हैं, ताकि यहाँ से करंट को इजीली क्या कर सकें? गेन कर सकें। चलिए अगला, व्हेन डज द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट अकर? शॉर्ट सर्किट कब होगी भाई? जब आपकी ओवरलोडिंग होगी। ओवरलोडिंग होने के बहुत से रीजंस हैं, या तो अप्लायंस में कोई प्रॉब्लम आ गया, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ओवरलोडिंग होने के कारण। ओवरलोडिंग कब हो सकती है? सम इश्यूज विद डिवाइसेस, डिवाइस के कुछ अपने इश्यूज हो सकते हैं, या फिर वायर के अपने कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर सप्लाई लाइन के इश्यूज हो सकते हैं ना, अचानक से सप्लाई ही ऐसी आ गई। और या फिर एक ऐसा भी रीजन हो सकता है जहां पर वायर की कोटिंग हट गई, तो ये भी रीजन हो सकते हैं।
तो इन 3 रीज़न्स, और भी बहुत से रीज़न है, बट आप मेजरली ये 3 जानो कि इन 3 रीज़न्स के कारण क्या हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। ओवरलोडिंग में क्या हो जाती है, करंट बहुत हाई हो जाती है, तो हाई करंट। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर क्यों लगाते हैं? व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस? देखिए, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए अचानक से ओवरलोडिंग हो रही है, ओवरलोडिंग का मतलब है कि करंट बहुत ज्यादा हो गई है, और करंट बहुत ज्यादा हो गई है तो डिवाइस में वो करंट उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या फिर उसमें डिवाइस को खराब कर सकती है। ऐसे सिचुएशन के लिए हम एक मेटेलिक अप्लायंसेस वाले डिवाइस लेते हैं, जहां से एक वायर निकला होता है और वो जुड़ा होता है किससे, अर्थिंग से। तो अगर हमारे घरों की सर्किट में अर्थ वायर होगी तो वो ओवरलोडिंग करंट उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगी, उससे बैलेंस हो जाएगी और जीरो हो जाएगी, तो डिवाइस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक और इसका प्रॉफिट है, मान लीजिए कि कभी अचानक से थोड़ी सी ओवरलोडिंग हो रही है और आपने जैसे ही उस डिवाइस को टच किया आपको करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस है, वो करंट आपके बॉडी से न्यूट्रलाइज होना चाहेगी और आपको करंट लग जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर अर्थिंग दिए रहोगे तो अर्थ का रजिस्टर आपके बॉडी के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम है। रेजिस्टेंस जहां कम होता है करंट उस तरफ भागती है। तो जैसे ही आप फ्रिज टच भी करोगे या कूलर टच भी करोगे, अगर अर्थिंग है आपके घरों में, तो वो करंट अर्थ से न्यूट्रलाइज होगा, ना कि आपसे। तो एक प्रॉफिट तो आपको ये समझ में आया कि डिवाइस खराब नहीं होगा। दूसरा प्रॉफिट आपका ये है कि आपको भी करंट कम मिलेगा। ठीक है? तो हमें क्यों लगाना चाहिए अर्थ वायर? उसकी रीज़न क्या है आप समझ गए। और क्यों हमें ऐसे डिवाइस लेना चाहिए जो अर्थ मेटालिक हो, मतलब जिनसे एक वायर अलग से निकला भी हो। बहुत से ऐसे डिवाइसेज़ आते हैं जिनमें से थर्ड वायर ना निकला होता है। आपने कभी देखा होगा कुछ मोटर्स आप लीजिए तो उनमें 3 वायर लगे रहते हैं। बट कुछ आप डिवाइसेज़ लीजिए उनमें कोई केवल 2 ही वायर लगे हैं। तो ऐसा होने का मेन रीज़न यही है कि आपको मेटालिक अर्थ वाले अप्लायंसेस लेने चाहिए, जिनसे आपको करंट ना लगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमें इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हो, 521206 9। इस पर आप मुझे हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए अपने डाउट्स के साथ, हम उस पर वीडियो क्रिएट करेंगे, या आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स छोड़ दीजिए, हम अपने वीडियो आपके डाउट्स पर वीडियोस क्रिएट करके चैनल पर पोस्ट करेंगे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से